अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में। आपने अक्सर औकात सिविल कोर्ट्स में सुना होगा 7-11 लगा दी गई है, या जी ये 7-11 का ऑर्डर कर दें, या ये प्लेंट जो है इसको रिजेक्ट कर दें। तो ये 7-11 होती क्या है? 7-11 को पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे 7-10 को सबसे पहले। तो ये 7-11 या 7-10 होती क्या है? ये होता है जी ऑर्डर 7 रूल 10 या ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 10। द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड बी हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। आपने एक जो है वो दायर कर दिया सिविल कोर्ट में, तो उस कोर्ट को जो था वो उस दावा का इख्तियार समाअत ही नहीं था, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। दावा आपने दायर करना था लाहौर में, आपने कर दिया मुल्तान में। तो फिर जो है कोर्ट आपको वो दावा जो है वो रिटर्न कर देगी। रिटर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो दावा है वो आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, बल्कि उसका ऑर्डर एक जो है वो पास किया जाएगा और उसको उस आपके दावे को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोर्ट को पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि आपने किसी ऐसी अदालत में दावा जो है वो फाइल कर दिया कि जो कि 5 लाख या 10 लाख तक के दावाजात को सुनने का इख्तियार समात रखती थी, तो आपने दावा दायर कर दिया है जी 15 लाख का, 20 लाख का। तो फिर जो कोर्ट है वो आपको डायरेक्शन देते हुए कि आप जो है वो अपने सही फॉर्म पे जाके सूट फाइल करें दोबारा से। तो इस इस सूट को जो आपने फ़ाइल किया होगा इसको रिटर्न कर देगी ऑर्डर करके, तो आपके सूट को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाएगा। इसी तरह आगे ऑर्डर 7 रूल 10 का सब रूल 2 कहता है, ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। कि जब जो जज है वो आपका दावा जो है वो रिटर्न करेगा, तो उसकी जो आपने दावा जो प्रेजेंटेशन उसकी की है, प्रेजेंट किया है, उसकी डेट लिखेगा एंड रिटर्न द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट। पार्टी का नाम लिखेगा एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न फॉर रिटर्निंग, और उसको रिटर्न करने की वजह जो है वो अपने ऑर्डर में लिखेगा। तो उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर 7 रूल 11। ये बड़ा मशहूर है। 7-11 लग गई जी, 7-11 जो है उसका ऑर्डर पास कर दें। 7-11 होती क्या है? ये होती है जी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि आपका जो दावा है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो आपका दावा है वो किन वजूहात की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है? क्या अगर दावा रिजेक्ट हो जाए तो फिर दोबारा से सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दावा दायर किया जा सकता है? तो इसके लिए पढ़ते हैं ऑर्डर 7 रूल 11। रूल 11 जो है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में है। इसमें कुछ सूरतें बता दी गई हैं कि किन सूरतों में जो है आपका दावा जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, कोर्ट के पास इख्तियार है। तो पढ़ते हैं जी रूल 11। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। कि इन केसेस में जो है प्लेंट को दावा को रिजेक्ट किया जा सकता है। क्लॉज ए, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। जहाँ पे मुद्दई ने जो है एक लंबा सा दावा लिख दिया है, बहुत से ज़मानत उसके बना दिए हैं, लेकिन जो है एंड पे उसका कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बताया कि मुझे फ़लाँ डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ मैं दावा कर रहा हूँ, मुझे मेरा कॉज ऑफ एक्शन क्या है। यही नहीं बताया कि हमारे दरमियान जो बनाया दावा है, जो दावा करने की वजह बनी है, वही नहीं लिखी। तो फिर जो है कोर्ट आपका प्लेन जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। आगे इसकी क्लॉज भी है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court failed to do so। अब जो दावा हमने दायर किया है एंड पे एक ज़िमन लिखते हैं कि मालियत दावा बगैर कोर्ट फीस।
तो आप जब दावा एक दायर करते हैं तो उस दावा की जो है वो एक मालियत मुकर्रर करते हैं, कोर्ट फीस जो है चस्पा करने के लिए। अब आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की, आपने चालाकी की है जी, आपने चालाक बनने के लिए आपने उसकी मालियत कर दी है जी 50,000। मेरी तो प्रॉपर्टी जो 50,000 की है, हालांकि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1 लाख की थी, तो आपने उसको दावा में जो उसकी वैल्यूएशन की है वो आपने 50,000 की है। कम कोर्ट फीस से बचने के लिए आपने कई कम उसकी वैल्यूएशन की है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने वैल्यूएशन कम की है, तो कोर्ट अगर आपको टाइम देती है कि उसका वैल्यूएशन ठीक करें, और जो टाइम फिक्स किया होता है आपको टाइम दिया जाता है, अगर आप उस टाइम के अंदर अंदर उसकी वैल्यूएशन ठीक करके जो है प्रेजेंट नहीं करते कोर्ट में, तो फिर भी आपका जो दावा है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे क्लॉज सी है, वेयर द रिलीफ क्लेम इज़ प्रॉपरली वैल्यूड। जहाँ पे आपने जो रिलीफ क्लेम किया है दावा में वो वैल्यूड तो है, बट द प्लेंट इज़ रिटन अपॉन पेपर इनसफिशेंटली स्टैम्प्ड। लेकिन जो कोर्ट फीस जो उस पर लगनी थी, वो जो कोर्ट फीस का एक स्टैम्प पेपर होता है वो अंडर वैल्यूड है, वो प्रॉपर नहीं है। एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स बाय द कोर्ट फेल टू डू सो। और कोर्ट जो है उसने आपको एक टाइम दे दिया कि ये जी आप अपना कोर्ट फीस जो है वो सही करें, तो आपने उस टाइम में वो कोर्ट फीस अपना सही करके प्रेजेंट नहीं किया, तो फिर भी आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट किया जा सकता है इस ग्राउंड पे। अब जो कोर्ट फीस है वो कितनी लगेगी? कोर्ट फीस जो है वो 1 लाख पे जो है 7.5% लगती है। मतलब अगर 1 लाख का आपने वैल्यूशन की है तो उस पे 7,500 की कोर्ट फीस लगेगी। इसी तरह प्लस करते जाएं, अगर आपने 2 लाख का आपने वैल्यूशन की है दावे की, 2 लाख की प्रॉपर्टी है आपकी, तो उस पे जो है 15,000 की कोर्ट फीस लगेगी। 15,000 जो है वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा फिर आप 2 करोड़ तक का भी दावा करते हैं तो फिर 15,000 ही लगेगी। आगे इसकी क्लॉज डी है, वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। कि जो आपने सूट फाइल किया है वो आप करने के अहल ही नहीं थे, वो किसी लॉ ने, किसी जो उसकी प्रोविज़न है, लॉ की प्रोविज़न है, उसने आपको बार कर दिया था वो दावा दायर करने से। आपने दावा फिर भी दायर किया है, तो इस ग्राउंड पे भी जो है वो आपका प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक दावा है, एक कॉज ऑफ एक्शन था पार्टीज़ के दरमियान, वो पहले से सॉल्व हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, डिग्री पास हो चुकी है, और फिर कुछ अरसे बाद प्लेंटिफ ने जो है उसी पार्टी के दरमियान, उसी पार्टी के ख़िलाफ़ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दावा फिर से दायर कर दिया है, तो फिर जो है कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करेगी, ये बार्ड बाय लॉ है। इसी तरह अगर जो है आपने एक फैमिली दावा करना था, आपने फैमिली कोर्ट में जाना था, आप चले गए हो जी वहाँ पे सिविल कोर्ट में, तो फिर भी आपका जो है दावा उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे इसका रूल 12 क्या कहता है, ऑर्डर 7 रूल 12 कहता है, वेर अ प्लेंट इज़ रिजेक्टेड द जज शेल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीज़न फॉर सच ऑर्डर। कि जहाँ पे प्लेंट जो है जब रिजेक्ट किया जाएगा तो जज साहब जो हैं वो ऑर्डर अपना लिखेंगे, और वो ऑर्डर के अंदर फिर वो रीज़न भी लिखेंगे कि किस वजह से जो है इनका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट किया गया। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था 7-11 के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी बना पे, जिन ग्राउंड्स पे दावा जो है वो 7-11 का ऑर्डर पास करके रिजेक्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर दावा जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या हम सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दावा, उसकी जो वैल्यूशन, चाहे वो कॉज ऑफ एक्शन ना डिस्क्लोज़ करने की वजह से रिजेक्ट हुआ हो, या फिर वैल्यूशन सही ना हो, या स्टैम्प ठीक ना हो, तो क्या फिर हम नया दावा दायर कर सकते हैं अगर उसकी करेक्शन कर दी जाए? जी, तो बिल्कुल हम जो है फिर नया दावा दायर कर सकते हैं। जो इसका है रूल 13, ऑर्डर 7 रूल 13 हमें कहता है, द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड हेयर इन बिफोर मेंशन शैल नॉट ऑफ इन इट्स ऑन फोर्स प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। कि जो अगर
ये जो है 7-11 में रिजेक्शन होता है और उसकी करेक्शन हम कर लेते हैं उन ग्राउंड्स की जिस ग्राउंड पे हमारा दावा जो है रिजेक्ट हुआ है, तो फिर हम नया दावा फ्रेश सूट जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल कर सकते हैं उसकी करेक्शन करने के बाद। तो ये छोटा सा लेक्चर था 7-11 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।